हेलो एवरीवन। अब हम मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जो मांग की कीमत लोच है उसका क्या अर्थ है, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो मांग की कीमत लोच है उसका क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं। मांग की कीमत लोच का अर्थ। तो मांग की कीमत लोच जो होती है वो किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है उस कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, उस प्रतिशत परिवर्तन के कारण उस वस्तु की जो मांग है, उस मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसका जो माप किया जाता है, वो जो है मांग की कीमत लोच कहलाता है। तो मांग की जो कीमत लोच होती है, वो उसकी जो 5 श्रेणियाँ होती है, लेकिन हम जो है मांग की कीमत लोच की केवल जो 3 ही श्रेणियाँ हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो लोचदार मांग, कि किस अवस्था के अंदर जो है मांग की कीमत लोच है वो लोचदार होती है। एक जो है बेलोचदार मांग। तो लोचदार मांग का अर्थ होता है इलास्टिसिटी ऑफ इज ग्रेटर देन 1, और बेलोचदार मांग का मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, और एक इकाई लोचदार। तो जब हम लोचदार शब्द प्रयोग करेंगे उसका मतलब है कि मांग की जो कीमत लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार है, और जब हम बेलोचदार शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब मांग की जो कीमत लोच है वो इकाई से कम लोचदार है। अब दूसरा, जब हम लोचदार की बात करें तो इसका मतलब ये है कि कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर मांग में उससे ज़्यादा परिवर्तन होता है, और बेलोचदार का मतलब है कि कीमत में जो चेंज आता है उसकी वजह से मांग में जो है थोड़ा कम परिवर्तन आता है। तो आइए अब हम देखते हैं जो मांग की कीमत लोच है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व, उसका जो है महत्व है वो क्या क्या है। तो मांग की जो लोच का जो महत्व है, सबसे पहला एकाधिकार के अंदर कीमत निर्धारण। देखिए, जो एकाधिकारी होता है उस एकाधिकारी का मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम आय को प्राप्त करना, और आय जो होती है वो किसके बराबर होती है, कोई भी जो वस्तु है उस वस्तु की कीमत और उस वस्तु की क्वांटिटी के बराबर होती है। आय की बिक्री से जो मुद्रा प्राप्त होती है वही तो आय है। तो अब एक एकाधिकारी, क्योंकि एकाधिकारी जो होता है अपने प्राइस को जो है अपने हिसाब से डिटरमाइन कर सकता है, तो एकाधिकारी अपनी आय को अधिकतम करने के लिए अपनी वस्तु की जो कीमत है उसको कम करेगा या कीमत अधिक रखेगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मांग की जो कीमत लोच है वो किस प्रकार की है। तो अगर मांग की जो कीमत लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार है, इकाई से अधिक लोचदार होने का मतलब मांग वक्र इस प्रकार का होगा। तो प्रारंभ में देखिए, ये जो वस्तु की जो है मांग व कीमत और क्वांटिटी है। अब अगर वो कीमत को थोड़ा सा भी कम करता है तो उसकी वजह से जो मांग है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो जब कीमत में थोड़ी सी कमी करने पर मांग में जो है ज़्यादा वृद्धि होती है, सपोज कि यहाँ पर 10 रुपये कीमत है, 10 वस्तुओं की मांग है, तो उसको जो है 100 रुपये की आमदनी हो रही है। अब उसने कीमत जो है 9 रुपये की, और 9 रुपये करने के ऊपर के मांग जो वो बढ़ करके 15 वस्तुओं की हो गई। तो 15 और 9 की गुणा 135। तो अब देखिए उसका जो रेवेन्यू है वो 100 से बढ़ कर के 135 हो गया है। तो जब कभी भी किसी भी वस्तु की कीमत की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है, उस अवस्था के अंदर एकाधिकारी को कीमतें कम करनी चाहिए। कीमत कम करने से उसकी आय में वृद्धि होगी। दूसरा, अगर मांग की लोच है वो इकाई से कम लोचदार है, इकाई से कम लोचदार होने का मतलब क्या है कि मांग वक्र का आकार इस प्रकार का है, तो उस अवस्था के अंदर एक एकाधिकारी को अधिक कीमत रखनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि कीमत में बहुत अधिक वृद्धि करने पर भी मांग में बहुत ही थोड़ी कमी आती है। तो उसकी वजह से जो एकाधिकारी होता है उसके रेवेन्यू में वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए, पहले जो है 10 रुपये कीमत थी, 10 रुपये कीमत के ऊपर 10 वस्तुओं की मांग की जा रही थी, 100 रुपये की आमदनी थी। अब उसने कीमत जो है वो बढ़ा करके कर दी 15 रुपये, लेकिन मांग जो है उसके अंदर ज़्यादा कमी नहीं आई। मांग जो है वो 8 वस्तुओं की है, तो 15 × 8 = 120। तो क्योंकि कीमत में जितनी परिवर्तन होता है, अगर मांग में उससे कम परिवर्तन हो तो उस अवस्था के अंदर मांग इकाई से कम लोचदार होती है। तो इस अवस्था के अंदर एकाधिकारी अगर अधिक कीमत लेगा तो उसके जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से मांग की जो कीमत लोच है वो एक एकाधिकारी को जो है कीमत को निर्धारित करने में सहायता करती है। दूसरा, कीमत विभेद। कीमत विभेद होता क्या है?
कि कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है, विशेष रूप से जो एकाधिकारी जो होता है, एकाधिकारी की अवस्था के अंदर जो कीमत विभेद पाया जाता है, तो उस अवस्था के अंदर वो जो है अलग-अलग व्यक्तियों से जो है एक ही वस्तु की जो है अलग-अलग कीमत लेता है। तो ए व्यक्ति है उससे तो वही वस्तु की ₹7 कीमत ले रहा है और बी व्यक्ति से जो है वो उसी वस्तु की ₹8 कीमत ले रहा है। तो इसको हम कीमत विभेद बोलते हैं। तो कीमत विभेद कब करना चाहिए, किन से कम कीमत लेनी चाहिए, किन से अधिक कीमत लेनी चाहिए, ये अब जो है वो माँग की कीमत लोच पर निर्भर करता है। तो जिन उपभोक्ताओं के लिए वस्तु की माँग की लोच बेलोचदार होती है, उनसे अधिक कीमत वसूल करनी चाहिए, क्योंकि उनसे अधिक कीमत वसूल करने पर भी माँग में ज़्यादा कमी नहीं होती, तो उससे एकाधिकारी को लाभ होता है। दूसरा, जिन उपभोक्ताओं के लिए वस्तु की जो माँग की लोच है वो लोचदार होती है, यानी इकाई से अधिक लोचदार होती है, उनसे कम कीमत लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे उनसे वो थोड़ी कीमत कम लेगा वो माँग काफ़ी ज़्यादा अधिक कर देंगे, जिसकी वजह से जो एकाधिकारी है उसको लाभ होगा। तो इस प्रकार से एक जो एकाधिकारी होता है वो कीमत विभेद करते समय ये निर्णय लेता है कि किन उपभोक्ताओं से कीमत कम ले, किन उपभोक्ताओं से कीमत ज़्यादा ले, उसमें भी जो है माँग की कीमत लोच है वो मदद करती है। नेक्स्ट है संयुक्त पूर्ति वाली वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण। अब संयुक्त पूर्ति वाली वस्तुएँ कौन-सी होती है? इसके अंदर जो वो वस्तुएँ आती है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन तो एक ही वस्तु का करते हैं, लेकिन उसके साथ दूसरी वस्तुओं में प्राप्त होती है, जैसे चावल और पराली। अब इन वस्तुओं की कीमत जो है निर्धारित करते समय, क्योंकि जो वस्तुएँ एक साथ बनी है, जैसे कपास और बिनोला है। अब बिनोला की कीमत अलग होती है, कपास की कीमत अलग होती है, चावल की कीमत अलग है, पराली की कीमत अलग है, लेकिन दोनों का प्रोडक्शन तो एक साथ हुआ है। तो इनकी जो कीमतें जो निर्धारित होती है वो कीमत लोच के ऊपर निर्भर करती है। चावल और पराली है, इनमें से जिसकी कीमत बेलोचदार होगी, यानी इकाई से कम लोचदार होगी, उनकी कीमत अधिक ली जाएगी, और जिसकी कीमत जो है इकाई से अधिक लोचदार होगी, उनसे जो है कम कीमत वसूल की जाएगी। तो ऐसे में आप देखिए पराली की जो कीमत होती है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है, कि अगर आप इनकी कीमत थोड़ी-सी भी बढ़ा देंगे तो माँग में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी, तो पराली कम कीमती है। इसी प्रकार से जो चावल है, चावल की जो कीमत है वो अधिक होती है, क्योंकि इसकी माँग जो होती है वो पराली के मुकाबले बेलोचदार होती है। तो इस प्रकार से जब एक साथ प्रोडक्शन वाली जो वस्तुएँ होती है, उन वस्तुओं की अवस्थाओं के अंदर जो है वो जिन वस्तुओं की के जो कीमत लोच है वो बेलोचदार है, उनकी ज़्यादा कीमत, और कम लोचदार अधिक लोचदार वस्तुओं की कीमतें कम होंगी। वित्त मंत्री को लाभ। अब वित्त मंत्री जो होता है वो किसी भी देश के अंदर जो है वो टैक्स लगाने का कार्य करता है। तो वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर टैक्स लगाते समय जो वित्त मंत्री है वो मांग की लोच को देखता है। तो वस्तुएं जो होती है मुख्य रूप से हमें जो लोच की अगर आप बात करें तो दो प्रकार की लोच होती है। एक तो बेलोचदार मांग। अगर मांग बेलोचदार है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे टैक्स लगाया जाएगा वैसे कीमत में वृद्धि होगी। तो सपोज कि पहले जो है ये कीमत और ये मांग है, अब इतना टैक्स बढ़ा दिया गया, तो आप यहाँ पाओगे कि भी टैक्स के बढ़ाने से जो कीमत बढ़ी है, इतना जो टैक्स है, तो टैक्स के बढ़ने से जो कीमत बढ़ी है, उस कीमत के बढ़ने से मांग में ज़्यादा कमी नहीं आई है। तो इससे जो है वित्त मंत्री जो है इन वस्तुओं के ऊपर टैक्स अधिक लगा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ₹10 कीमत थी और 100 वस्तुओं की मांग थी, ₹1 का प्रॉफिट था। अब कीमत जो है वो बढ़ कर के ₹12 हो गई है। ₹12 होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर ₹2 जो है वित्त मंत्री ने टैक्स लगा दिया, और उसके कारण माँग में ज़्यादा कमी नहीं आई। माँग जो है वो 90 वस्तुओं की है, तो इससे जो है वित्त मंत्री को ₹80 का फ़ायदा होगा। अगर यहाँ पर माँग जो है काफ़ी कम हो जाती, ₹70 की हो जाती, तो ऐसे वित्त मंत्री को टैक्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अब जो है केवल ₹720 की ही जो वो माँग होती, तो इससे वित्त मंत्री को लाभ होने की बजाय नुकसान ज़्यादा होता। इसी प्रकार से जिन वस्तुओं की मांग इकाई से अधिक लोचदार होती है, उन वस्तुओं के ऊपर जो है कम मात्रा में कर लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर उनमें अधिक मात्रा में टैक्स लगा दिया जाएगा तो उनकी मांग में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी, और टैक्स से इससे इससे जो है वित्त मंत्री या जो सरकार होती है उसको ज़्यादा टैक्स नहीं मिलेगा।
आगे अप्रत्यक्ष कर के भार का वितरण। देखिए अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो जो है प्रोड्यूसर के ऊपर लगते हैं या विक्रेता पर लगते हैं। अब विक्रेता जो होता है उन करों को खुद झेल सकता है या उसको आगे जो है कीमत में जोड़ सकता है। अगर कीमत में जोड़ दिया तो ग्राहक को भुगतान करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं इन करों का जो भार विक्रेताओं और क्रेताओं दोनों के बीच में बंटना चाहिए। तो इसका वितरण किस प्रकार से होता है ये मांग की लोच कीमत लोच पर निर्भर करता है। तो अप्रत्यक्ष कर की अवस्था के अंदर जो है कर का भार क्रेता अधिक उठाएगा या विक्रेता ये वस्तु की मांग की लोच पर निर्भर करता है। अगर किसी वस्तु की मांग बेलोचदार है, बेलोचदार मांग का मतलब कि प्रोड्यूसर या जो विक्रेता है अगर वो कर को कीमत में जोड़ देता है तो उससे कारण जो है कीमत बढ़ेगी, लेकिन कीमत बढ़ने पर भी मांग में ज़्यादा कमी नहीं आती। और जब मांग में ज़्यादा कमी नहीं आती इसका मतलब क्रेता से कर वसूल किया जा सकता है। तो बेलोचदार मांग की अवस्था के अंदर जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उस कर का अधिक भार जो है वो क्रेता को उठाना पड़ता है। लोचदार मांग अगर होती है तो उस अवस्था के अंदर अगर जो टैक्स है अगर वो कीमत में जोड़ दिया तो उससे कीमत बढ़ने से मांग में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। तो इससे विक्रेता को नुकसान होता है। इसलिए विक्रेता जो होता है लोचदार मांग की अवस्था के अंदर ज़्यादातर कर का भार जो है स्वयं ही सहन करता है। तो इस प्रकार से जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उसके भार का वितरण करने में भी मांग की लोच का महत्व है। नेक्स्ट इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ। मांग की लोच का जो लाभ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी मिलता है। अब देखिए एक जो देश होता है वो ये चाहता है कि भी जैसे एक्स वस्तु है उसका जो है निर्यात कर रहा है भारत, तो भारत चाहता है कि मैं इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा ले। तो इसकी कीमत जो है तभी बढ़ाई जा सकती है जब विदेशों के अंदर इस वस्तु की मांग जो है बेलोचदार हो। बेलोचदार मांग का मतलब ये होता है कि कीमत के बढ़ने पर भी मांग में ज़्यादा कमी ना आए। तो निर्यात के अंदर जो है किन वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाए, किन वस्तुओं की कीमतों को कम रखा जाए, इस बात का निर्णय जो है मांग की कीमत लोच को ध्यान में रख करके लिया जाता है। अगर किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच अधिक इकाई से अधिक लोचदार है तो कीमत को कम करने से व्यापार से फायदा होगा। और अगर किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से कम लोचदार है तो उस अवस्था के अंदर उन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ होगा। आगे प्रशुल्क लाभ। प्रशुल्क का मतलब होता है कि भी जब कोई भी देश के अंदर देश की सीमा के अंदर वस्तु प्रवेश करती है, जैसे मान लीजिए कि भी हमने जो है अमेरिका से एक कार मंगवाई तो उस कार के ऊपर जो है टैक्स लगता है जिसको हम जो है टैरिफ या प्रशुल्क कहते हैं। तो इस टैरिफ या प्रशुल्क का जो है वो इसमें वृद्धि की जाए या इसमें कमी की जाए, ये जो है इस बात पर निर्भर करता है कि जो वस्तु हम आयात कर रहे हैं, उस आयात की जाने वाली वस्तु की अपने देश के अंदर मांग की कीमत लोच क्या है। जैसे मान लीजिए कि भी मांग की जो कीमत लोच है वो इकाई से कम लोचदार है या बेलोचदार है। तो अगर इकाई से कम लोचदार है इसका मतलब अगर हमने टैरिफ उसके ऊपर बढ़ा दिया, अगर टैरिफ उसके ऊपर बढ़ा दिया तो भी मांग में ज़्यादा कमी नहीं आएगी। अगर मांग में ज़्यादा कमी नहीं आ रही तो इसका मतलब टैरिफ बढ़ाने का बेनिफिट होगा क्योंकि लगभग वस्तुएं तो उतनी बिक रही है लेकिन प्रति वस्तु जो है ज़्यादा जो है प्रशुल्क मिलता है। इसी प्रकार से अगर किसी वस्तु की मांग की जो कीमत लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार है तो उस अवस्था के अंदर आयात की जाने वाली वस्तुओं के ऊपर टैक्स या जो प्रशुल्क है वो बढ़ाना लाभदायक नहीं होगा क्योंकि जैसे प्रशुल्क बढ़ाया जाएगा वैसे ही जो है कि उस वस्तु की मांग के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी, उसके आयात में काफ़ी गिरावटें आएगी। तो ये यहाँ पर दे रखा है कि एक देश को उन आयात होने वाली वस्तुओं पर प्रशुल्क वृद्धि करनी चाहिए जिनकी देश में मांग की लोच बेलोचदार है और जिन वस्तुओं की मांग की लोच लोचदार होती है उन पर प्रशुल्क बढ़ाने से प्राप्त जो आय होती है वो पहले से कम हो जाती है। तो इस अवस्था के अंदर जो प्रशुल्क को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीयकरण की नीति के लिए उपयोगी। अब कोई भी देश जो होता है वो राष्ट्रीयकरण की नीति को भी अपनाता है। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि जो उद्योग धंधे हैं या जो भी संस्थान है जिसका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है उसका जो प्रबंधन होता है वो सरकार अपने हाथ में ले लेती है। तो किन उद्योगों का जो राष्ट्रीयकरण किया जाए, किन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण ना किया जाए, ये जो है वस्तु की मांग की कीमत लोच पर निर्भर करता है।
तो उद्योगों के अंदर जिस वस्तु का प्रोडक्शन किया जा रहा है, अगर उस वस्तु की मांग बेरोजगार है, तो उस अवस्था के अंदर राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। क्योंकि जब मांग बेरोजगार है, तो उस अवस्था के अंदर अगर निजी क्षेत्र में उस उद्योग को छोड़ दिया गया, तो निजी उद्योग जो है काफ़ी अधिक कीमत वसूल कर सकता है, क्योंकि मांग बेरोजगार है। इससे जो है एक देश के जो ग्राहक होते हैं उनको नुकसान होता है। तो इस अवस्था के अंदर ग्राहकों को नुकसान से बचाने के लिए राष्ट्रीयकरण जो है सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। और जिन वस्तुओं की मांग जो होती है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है, तो वहाँ पर कीमत ज़्यादा लेने की संभावना नहीं है। तो उन उद्योगों को जो है निजी क्षेत्र में छोड़ना चाहिए, उनका राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए। जैसे भारत के अंदर अगर आप देखें, तो रेलवे जो है वो काफ़ी उपयोगी है। अगर रेलवे का राष्ट्रीयकरण ना किया जाए, निजी क्षेत्र के अंदर अगर रेलवे चलेगी, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा कीमत वसूलने की संभावनाएँ हैं, तो इससे जो है समाज को नुकसान होगा। तो इस उद्योग का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो सही किया गया था। जिस उद्योग की वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है, उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। ये हमने डिस्कस कर लिया। मजदूरी का निर्धारण। यदि श्रमिकों की सेवाओं की मांग बेरोजगार है, श्रमिकों की सेवाओं की मांग बेरोजगार होने का मतलब क्या है कि जो श्रमिक है, अगर वो कीमत बढ़वा भी लेते हैं, तो भी उन श्रमिकों की जो मांग उसमें ज़्यादा कमी नहीं आती। तो इस अवस्था के अंदर श्रमिक जो है अपनी कीमत अर्थात मजदूरी को बढ़ाने में सफल रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारी मजदूरी बढ़ भी गई तो भी बेरोजगारी नहीं फैलेगी, हमारी मांग जो है बनी रहेगी। इसके विपरीत अगर मजदूरों की जो सेवाएं हैं उसकी मांग लोचदार है, यानी इकाई से अधिक लोचदार है, इसका मतलब जैसे ही श्रमिक मजदूरी बढ़ाते हैं, तो उनकी मांग में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। इसकी वजह से उनके बेरोजगारी फैलने का डर रहता है। तो इस अवस्था के अंदर जो मजदूर है वो मजदूरी की जो मजदूरी है उसको बढ़ाने में सफल है नहीं रहते, या उनके लिए मजदूरी बढ़ाना आसान नहीं होता। नेक्स्ट है निर्धनता विरोधाभास। इसका अर्थ हुआ कि उत्पादन के बढ़ने पर निर्धनता विरोधाभास जो होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर आपका उत्पादन बढ़ रहा है और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ आप करीब होते जा रहे हो, तो उसको हम निर्धनता का विरोधाभास कहते हैं। वैसे तो ऐसा होता है कि जब कभी प्रोडक्शन बढ़ता है, तो उस अवस्था के अंदर जो है वो निर्धनता कम होनी चाहिए। लेकिन उत्पादन के बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, उन वस्तुओं की पूर्ति तो बढ़ गई, और लेकिन उन वस्तुओं की पूर्ति के बढ़ने पर मांग जो होती है उसके अंदर जो है वो इतनी वृद्धि नहीं हो पाती, चाहे कीमत कम भी कर ले। तो इस अवस्था के अंदर क्या होता है, कीमत में काफ़ी ज़्यादा कमी करनी पड़ती है, उसकी वजह से आय जो होती है पहले से अधिक हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक जो अर्थव्यवस्था, उसमें कोई भी जो उद्योग हो, उसमें 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन था और 5 रुपए कीमत थी। अब इस के अंदर जो है वो जो 500 रुपए की उसको आमदनी थी, अब उत्पादन बढ़ करके जो है 120 वस्तुओं का हो गया। अब क्योंकि मांग जो वो बेरोजगार है, तो इस अवस्था के अंदर अगर वो कीमत कम भी करता है, सपोज की भी उसने जो है कीमत कम करके कर दी 4 रुपए, तो ये 120 वस्तुएं बिकेंगी। तो इससे अब देखिए उसको उत्पादन बढ़ा, लेकिन उत्पादन बढ़ने के बावजूद उसको आमदनी जो है वो केवल 480 रुपए की है। उसको कीमत ज़्यादा कम करनी क्यों पड़ी? क्योंकि मांग बेरोजगार है। मांग बेरोजगार होने का मतलब क्या है, कीमत में कमी करके भी वो मांग को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। इसलिए उसे अपना सारा प्रोडक्शन बेचने के लिए कीमत को बहुत अधिक कम करना पड़ता है। उसकी वजह से थोड़ी बहुत मांग में वृद्धि होती है। तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर होता है, उस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, उनकी मांग जो है वो बेरोजगार होती है। विशेष रूप से वो प्रोडक्ट जिनका जो है इंडस्ट्री में प्रयोग नहीं किया जाता, उन प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है वो बेरोजगार होती है। तो निर्धनता की विरोधाभास का अध्ययन जो है वो मांग की कीमत लोच के माध्यम से किया जा सकता है। इसके साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।